तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्लास 10th के हिंदी के भाग 2 जिसका नाम है वर्णिका, और उसी में यानी 20 से 25 नंबर जो एग्जाम में पूछता है उसको हम आसानी से कैसे पालें। बस इस वीडियो को अपन तक बने रहिए और पक्का है कि आप 20 से 25 नंबर लिख कर आएंगे एग्जाम में, चाहे वो आज हो या कल हो। बस इसको देखना है आपकी इस वीडियो को, और मैं आसानी से आपको कहानी समझाऊंगा एक एक करके और ट्रिक से बताऊंगा, ताकि एग्जाम में जाकर आप 1 नंबर या 2 नंबर या 5 नंबर क्वेश्चन को आसानी से टिक कर दें। तो चलते हैं, हम आगे चलते हैं। चलिए हम ट्रिक बताते हैं। देखेंगे वर्णिका में 5 को पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। पहला का नाम है दही वाली मंगमा, दूसरा का ढाते विश्वास, तीसरा का माँ, चौथा का नगर और पांचवा का है धरती कब तक घूमेगी। तो ट्रिक देखते हैं कि देखिए इनका नाम जो लिखे उनका नाम लिखे और किस भाषा में लिखा गया उनका नाम लिखे। तो आइए हम एक बार समझते हैं ट्रिक से। देखिए दही वाली मंगमा कौन लिखे हैं? श्रीनिवास जी। दही वाली मंगमा श्रीनिवास जी लिखे हैं। तो इनका ट्रिक क्या है याद करने का? तो सबसे पहले समझिएगा, मंगमा जब दही बेचती होगी तो कहीं ना कहीं निवास करती होगी, यानी कहीं ना कहीं रहती होगी। निवास करना है नहीं रहना, आप जाति निवास बनाते ही होंगे, तो निवास यानी कहाँ रहते उससे, तो कहीं ना कहीं रहती होगी। तो आपको याद आ जाएगा दही वाली मंगमा कहीं ना कहीं रहती थी, इसलिए श्रीनिवास यानी निवास करती थी, इसलिए उनका नाम पड़ गया श्रीनिवास। अब कौन सी भाषा में? तो कन्नड़ भाषा में। याद करिएगा दही वाली मंगमा किससे दही काटती थी? कटोरा से, और कटोरा से याद आ जाएगा आपका कन्नड़ भाषा। याद रखिएगा कन्नड़ भाषा। आगे बढ़ते हैं। ढाते विश्वास में 7 कोड़ी होता लिखे हैं। ढाते विश्वास को कौन लिखा है? 7 कोड़ी होता। आप गांव में देखते हैं ना, किसी का विश्वास टूटता है तो सरापता है 7 कोड़ी तार फूट जाए। तो लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा ढाते विश्वास में 7 कोड़ी होता जो लिखे हैं, यानी विश्वास उड़ता है तो हमारे गांव में शराब देते हैं 7 कोड़ी तार फूटते। इसे याद करिएगा, ढाते विश्वास उड़ गया 7 कोड़ी हो गया, तो इसे याद रखिएगा। और किस भाषा में है? तो उड़िया भाषा में। यानी कि जब विश्वास उड़ता है तो हमारे गांव के लोग, जो बुजुर्ग लोग सरापते हैं 7 कोड़ी तार फूटी, ऐसे सरापते हैं तो उड़ता है तब, यानी उड़िया भाषा में। अब देखिए माँ कौन लिखा है? ईश्वर पटेलकर। तो इसको याद करने का ट्रिक देखिएगा, माँ किसके समान होती है? ईश्वर के समान होती है। तो इसलिए आपको ऐसा याद कर लिएगा कि माँ किसके समान? ईश्वर के समान। यानी माँ कौन लिखा है? ईश्वर पटेलकर लिखे हैं। और याद रखिएगा किस भाषा में? तो माँ गुजरती है तभी तो ईश्वर के समान, यानी माँ गुजर गई, किसी के माँ है वो क्या होगी? गुजर गई, और उसे ईश्वर के समान वो पूज रहा है। तो मानिएगा माँ किस भाषा में लिखा गया है? गुजराती। और माँ किसके समान? ईश्वर के समान। आप याद करते जाइएगा। पार्ट 4 में देखते हैं नगर। तो नगर में हम ये देखते हैं, नगर को कौन लिखा है? सुजाता। सुजाता नाम की कोई लड़की है जो नगर में रही है। ट्रिक है, सुजाता नाम की लड़की है, कोई नगर में रही है, नगर में रह रही है। और देखिएगा किस भाषा में? तमिल भाषा में। और नगर के लोग ना देखिएगा अधिकतर दारू पीकर तिलमिला कर चलते हैं, तो उसे याद रखिएगा नगर कौन लिखा है? सुजाता, जो कि सुजाता नाम की लड़की है, नगर में रहती है। और किस भाषा में? तो तमिल, यानी अधिकतर लोग पीकर क्या होते हैं? तिलमिलाते हैं। तो ये ट्रिक है। और देखिए धरती कब तक घूमेगा? ये धरती कब तक घूमेगा आप लिखते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा आप कॉपी में। धरती कब तक घूमेगी? तो दैया रे दैया। आप लोग देखते हैं जब धरती घूमता है तो हमारे गांव के लोग कहते हैं ओ मारे दैया रे दैया हम तो मर गए। तो धरती कब तक घूमेगी? दैया रे दैया, नहीं सावर दिया, याद कर लीजिएगा उससे। दैया रे दैया बोलते हैं धरती घूमती है तो हम उसे याद करेंगे सावर दिया। अब किस भाषा में? याद रखिएगा कि धरती अधिकतर किसकी चर्चा की जाती है? धरती कौन खराब होता है जहाँ पे अच्छे से मिट्टी नहीं पाते हैं, खाली बलुआ रेत? तो राजस्थानी, यानी कि राजस्थान में होता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया, यानी उसे याद रखिएगा राजस्थानी। तो आई होप आप ट्रिक समझ गए होंगे। तो हम एक एक कर इसका कहानी समझेंगे और कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है हम आपको बताएंगे। तब तक चलते हैं हम इसको अच्छे से लिखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में के लिए। थैंक यू एवरीवन। तो हम सबसे पहले पाठ पढ़ते हैं दही वाली मंगमा। देखिए दही वाली मंगमा को श्रीनिवास जी लिखे थे, तो बता दिए थे ट्रिक से। यानी मंगमा कहाँ रहती थी? कहीं ना कहीं निवास करती थी श्रीनिवास। और किस भाषा में था? कन्नड़, कटोरा से काटते थे, याद रखिएगा। देखिएगा इनका जन्म, जो श्रीनिवास जी का जन्म है 6 जून 1891 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ? कोलार कर्नाटक में। यानी कोलार कर्नाटक में हुआ था। ये एग्जिक्यूटिव में पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है। और देखिएगा अनुवाद, यानी कि जो ये किस भाषा में लिखा गया था? कन्नड़ भाषा में। लेकिन इनको हिंदी में अनुवाद कौन लिखा गया था, जो कि हम हिंदी में पढ़ते हैं बिहार में? तो ये लिखे थे BR नारायण, जो कि हिंदी में अनुवाद किए थे इस दही वाली मंगमा को कन्नड़ भाषा से हिंदी में। जबकि पूरा नाम इनका क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम भी पूछता है कभी ऑब्जेक्टिव में कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो समझ जाइएगा मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार। इनका मस्तिष्क बहुत तेज था, इसीलिए ना इतना अच्छा कहानी लिख दिए, तो याद रखिएगा। अब देखिएगा इसका कहानी अब हम शुरू करते हैं। शॉर्ट भाषा में आपको समझा देंगे, जो कि 2 नंबर और 5 नंबर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 1 नंबर तो ऐसे देख ही रहे हैं कहां से आ रहा है। और ये भी पूछता है कि दही वाली मंगमा कौन निकाले, तो श्रीनिवास जी आप लिख लेंगे। देखिएगा ये देखिएगा एक मंगमा थी जो कि यहाँ बारी पर दही बेचा करती थी। किस पर दही बेचा करती थी? बारी पर दही बेचा करती थी। और वो दही किस गांव में? यानी कि बेंगलुरु गांव में बेचा करती थी, यानी कि शहर में नहीं होता है। और बारी क्या होता है पहले समझिए। बारी यानी होता है कि डेली डेली ले आकर क्या देना? दही देना, और महीना पे पैसा ले लेना, या बीच में कभी पैसा ले लेना, यही बारी होता है। यानी कि जब उनके पास पैसा हो तो दे देंगे, यानी कि बारी बारी सबको दही देना है, पैसा नहीं मांगना है। तो यही बात है। अब देखिएगा उनका गाँव कहाँ था? मंगमा के गाँव कहाँ था? औलूर नामक कोई गाँव के साइड वाले गाँव में वो रहती थी
मंगमा, ठीक है। और देखिएगा वो माँ जी से बड़ी लगाव रखती थी, माँ जी से। यानी कौन ये माँ जी कौन है? ये श्रीनिवास जी की पत्नी है। यानी जो श्रीनिवास जी के लेखक है ना, वो अपनी पत्नी को माँ जी बोले हैं। तो श्रीनिवास जी के लेखक कौन है? यानी कि माँ जी है। और ये मंगमा ना जब जाती थी गाँव में बेचने के लिए दही, तो माँ जी का सबसे पहले घर पड़ता था। तो उसने क्या करती थी ना कि माँ जी के घर जाती थी, थोड़ा देर बैठती थी, पान सुपारी खाती थी। मंगमा ये पूछता, मंगमा क्या खाती थी? पान सुपारी, पान और सुपारी, बार बार पूछता है सुपारी। चरित्र चित्रण में वर्णन करेंगे, पूछेगा ऐसे क्वेश्चन कि मंगमा के चरित्र चित्र वर्णन करें, तो हम बोलेंगे कि मंगमा पान सुपारी खाती थी, बारी पे दही बेचा करती थी, और वो माँ जी से बहुत लगाव करती थी। और मंगमा हमेशा मतलब खुशी खुशी रहती थी जिंदगी। और उसके बेटे ये थे, मतलब उसके बारे में वर्णन करेगा। जितना इस चैप्टर में मंगमा के बारे में बोला गया है उतना लिख दीजिएगा। या रंगप्पा के बारे में पूछता है तो हम बाद में बताएंगे आपको। तो माँ जी से बहुत लगाव रखती थी और माँ जी के घर से ही पहले होकर जाती थी, क्योंकि पहले उनका घर था तो लगाव हो ही जाता है। या उधर से आती थी तो मंगमा दही बेचकर, जब दही खत्म हो जाता था तो मंगमा आती थी तो माँ जी के साथ बैठती थी और पान सुपारी ना होने पर मांग के उनसे खा भी लेती थी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। नहीं मांग कर खा लेती थी और नहीं है तो मांग लेती थी माँ जी से। और माँ जी कौन थी? श्रीनिवास जी के पत्नी, इतना समझिएगा। मंगमा के एक बेटा था और बेटा के शादी हो गया था। पत्नी का नाम था नजमा और नजमा मंगमा के साथ हमेशा रहती थी। लेकिन एक बात की बात है और सुनिएगा, नजमा की एक और बेटा था। इसका छोटा सा एक क्या था? बेटा था, यानी कि जो मंगमा की एक पोता था, पोता यानी नाती था, है ना, वो बेटा था, यानी कि नजमा की एक बेटा था। तो नजमा एक बार क्या कर रही थी ना, पीट रही थी अपने बेटे को। तो मंगमा बोलती, भाई ये लोग देखती हैं, ये लोग डांट देती है कि क्यों मार रही हो तुम अपने पतों को, कि अपने नाती को, अपने बेटा को क्यों मार रही हो? यानी मेरा वो नाती है, बहुत प्यार करती है। तो ये नजमा मार रही थी अपने बेटे को। तो मंगमा बोली, क्यों राक्षसनी, इतना क्यों मार रही हो, क्या किया लड़का? तो अब इस बात में लेकर दोनों के विवाद में झगड़ा हो गया। और इन दिनों से ये दोनों आपस में मतलब झगड़ा करते रहे। और बीच में इनका लड़का आता था तो कहता था, माँ क्यों ऐसा झगड़ा कर रहे हो, मैं क्या करूं? और ऐसे करते करते वो दोनों एक दिन अलग हो गए। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। एक दिन अलग हो गए और अलग हो गए तो अब क्या हुआ कि ये सब अपने मंगमा को अलग कर दिए, तेल मसाला जो भी है अलग कर दी। और एक बात रखिएगा, मंगमा जो भी पैसा कमाती थी ना, वो नजमा के लिए कुछ ना कुछ पर मंथ बनवाती थी, यानी कुछ ना कुछ उपहार देती थी, कभी कान में नाक में ये सब देती थी, है ना। तो अब क्या हुआ, तो अलग हो गई मंगमा। तो मंगमा ये सोचती कि मैं जो पैसा लेता हूँ, यानी जो मेरे पास पैसा रहता हूँ, मैं क्या करूंगा? यानी अभी सब मेरा बेटा तो मेरे में है नहीं। तो अपनी क्या करती ना, अपने बेटे अपने पोते को कुछ ना कुछ ला कर देती थी खाने के लिए, किनकर जब दही बेचने जाती थी या दही देकर जाती थी या कुछ उधर से लेती आती थी। तो अब सुनिएगा, उसके पास पैसा हो गया तो अब कही कि भाई हम क्या करेंगे। तो अब उसके पास पैसा ज्यादा हो गया। तो एक गांव में रंगप्पा नाम के आदमी था। रंगप्पा वो नशेड़ी और जुआरी था, दिन भर जुआ खेलता था। एक दिन बात है, मंगमा का हाथ पकड़ लिया। ये पूछता है रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा मंगमा के गांव का था, जो कि नशेड़ी और जुआरी था और हमेशा नशेड़ी जुआरी के रूप में रहता था, है ना। एक दिन के बाद है कि वो मंगमा के हाथ पकड़ लिया और मंगमा का हाथ पकड़ लिया तो मंगमा चौक हो गई, भाई ऐसा अचानक क्यों हाथ पकड़ लिया? तो रंगप्पा उससे क्या बोल रहा है, बोले कि रंगप्पा बोला, मंगमा तुम्हारे पास सब पैसा क्या होगा, तुम इतना मेहनत करती हो, ना ही तुम्हारा कोई खाने वाला, ना ही तुम्हारा पति, यानी नहीं तुम्हारा घर वाला है, वैसे ही बोलता है, नहीं तुम्हारा घर वाला है, तो क्यों ऐसे इतना मेहनत कर रही हो? तो उसके बाद से मंगमा बोली, तुम्हें क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कुछ मांगा खाने के लिए, 500 पड़ी जो भी माना होगा, खाया और फिर छोड़ दिया। यानी वो कहाँ पकड़ा था, यानी कि अमराई का एक कुआं था, वहां पे उसका हाथ पकड़ा था। ये पूछता है कभी कभी। तो मंगमा आई माँ जी के पास ही, बोली रंगप्पा ऐसे ऐसे हमारे साथ किया है और लग रहा है मेरा पैसा हड़प लेगा। तो उसने माँ जी के पास आई और बोली, माँ जी अपने पति से पूछकर बताइएगा कि ये मेरा पैसा कुछ लेकर आऊंगा कल और अब बैंक में अपने जमा करा दीजिएगा। माँ जी पूछी, तब तक क्या हुआ कि वो रोने लगी मंगमा और उससे आकर अपने हाल बताए कि मेरे बेटा और मेरे पतो और मेरा लड़का ऐसे ऐसे कर दिए, मुझे अलग कर दिए हैं। तो कोई बात नहीं। लेकिन जब ये बात पता चली कि रंगप्पा मंगमा से पैसा चाह रहा है, यानी मांग रहा है, तो नजमा को ये बात पता चली। तो नजमा सोची, अरे ये तो सब पैसा दान कर देगी, दे देगी किसी को, क्योंकि ये बकलोल है। वो सोचती बकलोल है, नजमा सोच रही थी कि ये तो पैसा किसी को बांट देगी। तो उसने क्या किया, अपने बेटा को भेज दिया मंगमा के पास। और जब बेटा को बोल दिया कि जब तक क्या मैं ना बुलाऊं तब तक तुम मत आना, तो मारेंगे तुम्हें। और बेटा मंगमा के पास चला गया। और क्या हुआ, मंगमा क्या हुई, मंगमा सोची, अरे मेरा बेटा और मेरा पतो साथ में, लेकिन मेरा पोता साथ दे रहा है, देखो मेरा साथ छोड़कर नहीं जा रहा है, मैं दही बेचने कैसे जाऊं? और इस बात से लेकर उनको झगड़ा सुलट गया और फिर आपस में मिलकर रहने लगे। और फिर जाकर अब ये मंगमा जो थी अपने बेटा को, अपने नाती को गोद में उठाकर लेकर जाती थी और उसकी अब जो नजमा थी उसके पतो अब वो दही बेचा करने लगती। अब ऐसे कहानी समाप्त होता है। मैं शॉर्ट में बताया। फिर से हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, यानी इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।
सकता है, आप समझ गए होंगे। तो देखिए इसमें चैप्टर क्या पूछता है, पूछेगा मंगमा का क्षेत्र वर्णन करे 2 नंबर, रंगप्पा कौन था, उसका पतोके का नाम था, और वो क्या करती थी, किस पर दही बेचा करती थी, इसका कौन नाम लिखा है, इनका जन्म पूछ देगा, ये सब याद कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलते हैं आगे अब इसके अगले चैप्टर में। मुझे आशा है कि इसके पीछे वाले चैप्टर को आप आसानी से समझ चुके हैं। दही वाली मंगमा में कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसी कहानी थी, आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। तो हम अगले पार्ट जो पार्ट 2 है और इसको हम समझते हैं, जो कि ढाते विश्वास और लिखे हैं 7 कोड़ी होता, जो किस भाषा में लिखा गया है, उड़िया भाषा में लिखा गया है। और ट्रिक क्या बताया था, यानी कि जब विश्वास यानी विश्वास जब उड़ता है, यानी उड़िया भाषा याद हो जाएगा। तो क्या सर आपते हैं 7 कोड़ी होता, तो कौन लिखा है, 7 कोड़ी होता लिखे हैं। जन्म कब हुआ है 7 कोड़ी होता के, इनके बारे में 2 चीज पूछता है, जन्म और कौन अनुवाद किया है वो पूछता है। देखिएगा जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ है, और इनका हिंदी में अनुवाद कौन किया है, उड़ीसा से हिंदी में अनुवाद, जो कि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। और देखिएगा इस ढाते विश्वास में हमें देखिए 7 कोड़ी होता ये बता रहे हैं ना कि जो उड़ीसा के लोग हैं, यानी उड़ीसा के जो जनजीवन है वो कैसे लोग पीड़ित हैं, यानी कभी सुखाड़ से, कभी बाढ़ से, कभी तूफान से, ऐसे लोग पीड़ित हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं। तो हम समझते हैं कि ये जो कहानी है स्टार्ट होता है लक्ष्मी से, यानी कि लक्ष्मी को लेकर ये पूरा कहानी बताए हैं। उड़ीसा का जनजीवन की लक्ष्मी थी, लक्ष्मी के पति थे, लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण, और लक्ष्मण कहाँ रहते थे, कोलकाता में। और कोलकाता से जो चीज कमा कर भेजते थे, लक्ष्मी को भरण पोषण नहीं होता था, क्योंकि लक्ष्मी को कितने बच्चे थे, 4 बच्चे थे। कितने बच्चे, 4, 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। 2 लड़के में बड़ा लड़का का नाम अच्युत था, बाकी बच्चों का नाम नहीं दिया इसलिए नहीं पूछता है। वो बड़ा बच्चा का नाम था अच्युत, याद रखिएगा। और देखिएगा जो भी वो लक्ष्मण भेजते थे कोलकाता से कमाकर, लक्ष्मी को भरण पोषण नहीं होता था अपने बच्चे को, इसलिए वो तहसीलदार मतलब कि जो कि जिम्मेदार होता है ना बड़े बड़े हमारे गांव के, उनके घर जाकर वो काम करती थी, और वो जो भी पैसा मिलता था उससे अपने गुजारा करती थी। तो आइए ये देखिए गुणनिधि है, यानी कि लक्ष्मी के गांव के गुणनिधि बच्चा है, जो कि क्या है, बहुत तेज है, और वो मतलब कलकत्ता से पढ़कर आया, कहीं दूसरे बाहर से पढ़कर आया, जो कि बहुत तेज है, इसलिए गुणनिधि का भी हम नाम ले लिए हैं, जो कि पूछता है। तो आप लोग ये समझ गए। और देखिए लक्ष्मी का जो घर है ना वो देवी नदी के बांध के किनारे है। देवी नदी के बांध के किनारे, आपको पता है कि जब नदी हो, बांध हो, बाढ़ आएगा तो बांध टूटेगा तो पक्का है कि दहाड़ मारेगा, यानी कि बाढ़ ही आएगा। यही बाढ़ के इसमें कहानी में वर्णन किया गया है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको। तो लक्ष्मी क्या बात समझ गए कि पति का नाम लक्ष्मण था, कोलकाता में रहते थे, जो भी कमा कर भेजते थे, इसे भरण पोषण नहीं करता, इसलिए वो क्या करते थे, तहसीलदार साहब के जो भी घर छिटपुट काम मतलब बर्तन धोना ये सब काम करती थी और अपना गुजारा करती थी। गुणनिधि उसके गाँव के कोई लड़का था जो कि बहुत तेज था, उसके बच्चा का नाम, बड़ा बच्चा का नाम क्या था, अच्युत था। 4 बच्चे थे, 2 लड़की 2 लड़कियां थी। देवी नदी के बांध के किनारा था। हिंदी में कौन अनुवाद किया, राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। जन्म कौन किया, 29 अक्टूबर 1929 में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था इनका जन्म। और ट्रिक बता ही दी आपको, अब समझिएगा। अब कहानी यहां से स्टार्ट होता है कि लक्ष्मी क्या की थी। लक्ष्मी जब इसका तूफान आया था, यानी कि जब तूफान से पहले, यानी कि तूफान आने से पहले, यानी कि तूफान आने से पहले लक्ष्मी किसी से कर्जा मांगकर अपना घर बनाई थी, क्योंकि टूट गया था तूफान में। सॉरी तूफान आया था, यानी कि जो तूफान आया था लक्ष्मी का घर, ये लक्ष्मी तूफान आया था घर तोड़ दिया था। यानी पहले क्या था, आप देखिए पहले बांध बूंद कर बांस उसके बनाया जाता था घर, तो जैसे तूफान आया उड़ा दिया। फिर लक्ष्मी ने क्या किया, पैसा वैसा किसी से कर्जा कर फिर वो क्या की, अपना बांस उस बांधी और पुआल वर खरीद के अपना मड़ी उड़ी छा दी, उसमें रहने लगी। और क्या वो तुरंत तूफान के बाद से तुरंत सुखाड़ आया। क्या आया, सुखाड़। देखिए एक विपत पे विपत ही आता है, और सुखाड़ के बाद तुरंत बाढ़ की समस्या उसको लग रहा है, यानी कि सुखाड़ आया तो पूरा फसल बर्बाद हो गया, तूफान से घर बर्बाद हो गया। अब देखिए बाढ़ पूरा उन लोगों को बर्बाद कर देगा। अब क्या हुआ कि देख रही लक्ष्मी के लगातार 3 दिनों से बारिश हो रहा है। इसको याद आ रहा है कि जब हम पहले मायके आए थे, यानी कि पहले जब ससुराल आए थे, शादी हुआ था, तो ऐसे ही बारिश आ रही थी। ऐसे ही क्या थी, बारिश आ रही थी, उसमें बहुत भयंकर बाढ़ आया था। उसको याद आ रहा है कि इस बार भी बाढ़ ना है तो अब तो हम लोग टूट जाएंगे चारों तरफ से। एक बार तूफान आया, तूफान के बाद सुखाड़ आया, वो भी लेकर चला गया, और बाढ़ आएगा तो सब कुछ लेकर चला गया, सब कुछ लेकर चला जाएगा। अब देखिए बाढ़ की संभावना क्या है, क्योंकि उसकी नदी का देवी नदी के बांध के किनारे उसका घर है। तो अब क्या हुआ, लगातार बारिश होने लगी तो गांव के लोग हलचल मचाने लगे कि अरे बाढ़ टूटने वाला है। सभी लोग जाकर बांधे, बोरी बांध रहे थे, लेकिन नहीं टूट रहा था। अचानक सबको संदेश मिला कि अरे बांध टूटने वाला है। सब लोग जाकर ऊंचे टीले पर जाकर खड़े हो जाएं, जो कि एक जो मतलब माता थी, जो कि एक माता थी, माता का जो बरगद का पेड़ था वो थोड़ा ऊंचे टीले पर था। उसके पहले एक स्कूल था, यानी कि ऊंचे टीला पे उसके पहले क्या है, स्कूल है। ऊंचे टीले पे माता का वो था और उसके पहले स्कूल था। तो सभी लोग भागकर सबसे पहले स्कूल में गए। उसके बाद कुछ लोग भागकर
पर कहाँ चले गए, माता के टीला पे, जहाँ पे वो मेला वाला लगता था, जैसे कि वहाँ पर होता है ना कुछ जगदम्बा वम्बा जैसी होती है, वैसे माता का उनका था। तो अब वहाँ बरगद का पेड़ था। तो अब मंगमा क्या की अपने बड़े अपने दोनों लड़कियों को और एक लड़का को, एक छोटा लड़का था, उनको गोदी में ले ली, दोनों लड़कियों को लेकर जा रही है और गोदी में ले ली, और जो भी अपना बांधना बुंदनी था चूरा उरा अपना बांध ली, और अपने बड़े लड़कों की इंतजार करने लगी। और देख जैसे ही बांध टूटा सब लोग को पता चल गया और पानी आने लगा। और कभी जब मंगमा जब क्या ये जब लक्ष्मी चल रही थी तो चलते चलते उसको देखी कि अरे तो पानी तो आ गया हम लोग के पास, तो अपने दोनों लड़कियों को भेज दी कि तुम जाओ ऊंचे टीलों पे चले जाओ। और वो अपने बड़े बच्चे अच्युत को इंतजार कर रही थी कि अब आएगा तो हम साथ में चलेंगे। वो चल ही रही थी धीरे धीरे, तब तक पता चला उसका घुटना तक आ गया पानी। और किसी तरह भागते भागते वो कहाँ चली गई, स्कूल तक गई। स्कूल में बहुत लोग थे, तो किसी तरह भागते भागते ऊंचे टीले पर चली गई, यानी कि वो देवी के यानी देवी जो थी, जो भी देवी हैं उनके टीले पर चली गई। और वो अपने बच्चे को इंतजार कर रही थी। और जब भी इंतजार कर रही थी ना, उसको ऐसा लग रहा था कि कोई चिल्ला रहा है, माँ माँ। उसको ऐसा लग रहा था कि उसका बड़ा बेटा चिल्ला रहा है, जैसे घड़घड़ा का आवाज़ आता है ना, क्योंकि बाढ़ की समस्या सबको नाश कर देती है, बर्बाद कर देती है। तो अब क्या हुआ, अचानक उसको सर तक, उसके छाती तक आया पानी ठेहुना पर से, और वो उसको डूब गई वो। और जब ऊंचे टीला तक अभी पहुंची नहीं तब तक ही क्या हो गई, डूब गई और वो बेहोश हो गई। जब उसको होश आया कुछ देर बाद तो पता चला उसका जो छोटा बच्चा था गोदी में ली थी वो नहीं दिख रहा है, वो बरगद के पेड़ पे अटकी हुई है। जब उसको होश है, उसके शरीर में जान नहीं है, और कोई बच्चा आके उसके पास फंसा हुआ है। वो लेकर देखी कि वो मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी गले से लगा ली और रोने लगी अपने बड़े बच्चे को, अपने छोटे बच्चे को याद में। और उसकी बेटी काज ने कहाँ गई। और याद रखिएगा जो स्कूल में थे ना, स्कूल तो भी कमी है, वो ऊपर है वो तो डूबी गया है, नीचे जो स्कूल में थे बहुत लोग खचाखच बड़े थे, शायद हो सकता है वो भी लोग मर गए, लेकिन वर्णन नहीं किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इसमें क्वेश्चन पूछता है लक्ष्मी के वर्णन के बारे में पूछेगा, बड़ा लड़का के बारे में पूछेगा, देवी नंदी के बारे में पूछेगा, और कहाँ कैसी कहानी बता दी है आप हो सकता है आप लिख लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। उसको बार बार देखते रहिएगा और अगले चैप्टर में चलते हैं, तीसरा नंबर। मुझे आशा है कि आप 2 चैप्टर आसानी से समझ चुके हैं। हम तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और इसे देखेंगे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, कैसे 2 नंबर है, कैसे 5 नंबर पूछता है। तो कभी कभी इससे पूछता है कि सारांश भी पूछता है पूरे कहानी का। तो आप लोग जो उस कहानी समझे ना वैसे छाप दीजिएगा, एग्जाम एक नंबर आ जाएगा आपको। पक्का है कि 3 से 4 नंबर दे देगा, 5 नंबर तो नहीं देगा लेकिन 3-4 जरूर देगा नंबर। आइए हम चलते हैं। तो पाठ 3 है माँ कौन लिखा है, ईश्वर पटेल। कभी तो बताया ट्रिक, किसके समान होती है, ईश्वर के समान। और माँ क्या हो गई, गुजर गई। गुजराती में तो माँ गुजरती है, तभी लोग ईश्वर के समान पूछते हैं। तो माँ किस भाषा में लिखा गया था, गुजराती में। और माँ किसके समान, ईश्वर के समान। तो आप ट्रिक याद रखिएगा। तो ईश्वर पटेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये बहुत लोकप्रिय कथाकार थे गुजराती के, यानी गुजराती भाषा में बहुत ही लोकप्रिय कथाकार थे, इसलिए माँ लिखे हैं। देखिए तो कितना लोकप्रिय है। और अनुवाद कौन किया, यानी गुजराती से हिंदी में अनुवाद कौन किया, तो गोपाल दास ने किया, जो कि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा तो इसमें कहानी हम देखते हैं, पहले क्या बता रहे हैं देखिएगा। इसमें एक कहानी के बारे में बताया गया कि गांव के पागल और लड़की है जो कि मतलब जन्म से ही क्या है, पागल है। और उसके बारे में बताया गया कि कैसे उसके लोग, उसकी माँ कैसे नहीं छोड़ रही है, क्यों नहीं उसको जो क्या है हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कर रही है, क्या उसके पास संदेश है, ये पूछता है। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो उस पागल, एक गाँव के लड़की थी, पागल नाम था, वो पागल थी, गाँव की लड़की थी, उसका नाम था मंगू। और मंगू क्या थी, जन्म से ही पागल और गूंगी थी, ना ही वो बोल सकती थी और ना ही कुछ समझ सकती, लेकिन बहरी नहीं थी। ये एग्जाम में पूछता है, मंगू क्या नहीं थी, तो बहरी नहीं थी, क्या थी, तो पागल और गूंगी थी। याद रखिएगा बात को। मंगू की एक बहन थी, बहन का नाम था कम्मू, बहन का नाम क्या था, कम्मू। याद रखिएगा। 2 भाई थे जिनका दोनों बाहर रहते थे और दोनों का शादी हो चुका था, ये बात याद रखिएगा। बट ये नाम पूछता है, कम्मू नाम था उसकी, मंगू का नाम था, मंगू क्या थी, पागल और बहरी थी, पागल और गूंगी थी, बहरी नहीं थी। अब सुनिएगा, मंगू क्या थी, पागल थी, उसकी माँ हमेशा बहुत प्यार करती थी। यानी कि मंगू की माँ के कितने बच्चे थे, 2 बहन और 2 भाई, यानी 4 बच्चे थे। लेकिन मंगू पागल होने के कारण मंगू की माँ मंगू को हमेशा ख्याल रखती थी, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा उसके टट्टी पे साफ क्या करती, सेवा करती थी, मल मूत्र साफ करती थी, रात में उसको देखभाल करती थी, अच्छे से खाना देती थी। लेकिन मंगू अच्छे से हाटा काटे थी। तो लोग कहते थे कि तुम क्यों इतना पागल बन रही हो, इसको एक बार हॉस्पिटल में तो क्या करो, भर्ती कराओ, कहीं हो सकता है ठीक हो जाए, कहीं हो सकता है ठीक हो जाए। और मंगू कितने वर्ष की थी, 12 वर्ष की मंगू थी। यानी जब 12 वर्ष की थी मंगू थी, तब लोग सलाह देते थे
अब क्या हुआ, जैसे कहते थे लोग, अरे मंगू की माँ तो पड़ जाती, तुम ही जानते हो एक माँ होकर मैं इसका सेवा नहीं कर सकता हूँ तो अस्पताल वालों क्या करेंगे, मैं नहीं भर्ती करूंगा, मेरे मंगू को मार देंगे अस्पताल वाले, वो क्या सेवा करेंगे, मैं माँ होकर सेवा नहीं करूँ। इसकी वजह से वो क्या करती थी, नहीं भर्ती करती थी अस्पताल में थी। क्वेश्चन पूछता है कि मंगू की माँ क्यों नहीं भर्ती करती थी, तो बोलिएगा कि क्योंकि वो सोचती थी ना कि अस्पताल वाले क्या सेवा करेंगे, मैं माँ होकर उसको अच्छे से सेवा नहीं कर पा रही हूँ, अस्पताल वाले क्या पता खाना देंगे, अच्छे से देखभाल करेंगे कि नहीं, खाना देंगे ऐसे ही मार देंगे, अच्छे से रात को क्या पता ओढ़ना बिछाना करेंगे कि नहीं, ऐसे देखकर वो नहीं करती थी, इसीलिए अस्पताल में नहीं भेजती थी मंगू को। लेकिन लोग सलाह देते थे और धक बढ़िया से थूरती थी मंगू की माँ, खूब बोलती थी, इसलिए लोग नहीं कहते थे। तब तक एक घटना हुआ, मंगू की गांव की एक लड़की कुसुम पागल हो गई, और उसकी जो पागल हो गई तो उसकी जो माँ थी, यानी कुसुम की माँ थी, घर वाले थे, वो हॉस्पिटल में दाखिला करा दिए। अरे मंगू की माँ मनी मनी सोच रही आज उसकी माँ होती है, उसकी माँ नहीं थी, कुसुम की माँ मर गई थी, तो सोच रही है मंगू की माँ कि अरे उसकी माँ होती तो आज उसको हॉस्पिटल में भरने नहीं देती, क्या पता वो अच्छे होगी कि नहीं, लेकिन उसको क्या पता ध्यान रखेंगे नहीं हॉस्पिटल में। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद कुसुम ठीक होकर चली आई, कुसुम ठीक होकर चली आई। जानते हैं कुसुम क्या करती थी, गाना गाती थी, वो पागल है, यानी कि बैठकर गाना गाती थी, मजनू हो गई थी जी। ये तो कुसुम ठीक होकर चली आई, तो अब क्या हुआ कि मंगू की माँ दौड़े दौड़े भागी, भाई सबसे पहले मंगू की माँ थी, कैसे ठीक हो गई, कैसे ठीक हो गई, कैसे अस्पताल वाले जादू कर दिए। मंगू की माँ दौड़े दौड़े क्या हुआ है, भागे भागे चली आई। इसके तो क्या हुआ कि मंगू की माँ भागे भागे चली आई, कुसुम से पूछी कैसे अस्पताल अच्छे से किए थे कि नहीं किए थे, क्या वो आपको सेवा अच्छे से करते थे। कुसुम बताए कि हाँ हमारा ख्याल सब चीज़ रखते थे, हॉस्पिटल वाले एकदम माँ की तरह ख्याल रखते हैं। तो मंगू की माँ का विश्वास हुआ कि हाँ भाई सच बात है, हॉस्पिटल वाले भी कुछ करते हैं, तो उसके मन में थोड़ा ख्याल आया। और उस दिन लोग जब सलाह दे रहे थे, यानी कुसुम के घर गई थी, उस समय लोग को नहीं डांटी, नहीं तो बार बार डांटी थी पहले, और क्योंकि समझ गई थी कि हॉस्पिटल वाला हो सकता है, क्योंकि मंगू पागल हो गई थी और वो क्या हुआ, वो ठीक भी हो गई, कुसुम ठीक भी हो गई। तो मंगू की माँ सोची नहीं मंगू को हम भर्ती करा देते हैं कि हो सकता है ठीक हो जाए, तो अपने बच्चों को क्या कर दिया, लेटर डाल दी। लेकिन इसके पहले घटना है ना कि जब कुसुम खराब हुई तो मंगू की माँ ये सोचती थी कि अरे कुसुम तो अच्छी होकर पागल होगी, तो मेरी बेटी तो जन्म से ही पागल है, उसका क्या जाता है, क्या पता वो ठीक होगी नहीं। लेकिन एक ज्योतिष आया, उसके पहले की बात है, यानी कि जो कुसुम पागल हुई तो उसके पहले की बात है, एक ज्योतिष आया और अपने हाथ झूठे मूठे के हाथ देख दिया, बोला कि ये मंगू के लिए ना जो सावन का महीना आ रहा है वो सबसे श्रेष्ठ होगा और हो सकता है मंगू ठीक हो जाए। तो जब सावन का महीना आया तो मंगू अपना पेशाब जाके हौज में कि जहाँ पेशाब करते हैं, तो मंगू की माँ सोची अरे अरे ये तो लग रहा है मेरी बेटी ठीक हो रही है, और खुशी खुशी सबको बोलने लगी। पहले देखी कि अरे वो पेशाब करके और हाथ से खींचने लगी, तो बेचारी क्या हो गई, मतलब फिर उदास हो गई। मंगू 12 वर्ष की थी, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। चलिए, और ये हो गया, आपको बता दिए ज्योतिष मैंने बताया था सावन का महीना, और गांव के कुसुम पागल हो गई थी ये बता दिए थे। तो लेटर लिखी थी तो बच्चे आए, उसकी बेटा आया और मंगू की माँ को वो जाके पैसा वाला था भाई, उसकी बेटा जाकर तुरंत हॉस्पिटल में पुर्जी उर्जी लगा दिया अच्छे से, और अगले दिन जाना था। तो मंगू की माँ को मतलब ना ऐसा सोच रही थी कि मैं क्यों लेटर लिख दिया, मेरे पास मंगू थी, अच्छी थी, क्या पता अच्छे से, अभी उसका वहम है कि अच्छे से काम करेगा कि नहीं, ऐसे अच्छे से रखेंगे कि नहीं हॉस्पिटल वाले। लेकिन क्या हुआ ना कि जब मंगू की माँ जब कल जाना था तो आज खूब रो रही थी, सोच रही थी, नींद नहीं आ रहा था, मंगू की यादों में मंगू को बार बार देख रही थी। तो कल क्या हुआ कि जब मंगू लोग बैलगाड़ी में जब बैठने लगे, मंगू को बैठा दिया गया, लोग पकड़ के बैठाए माँ को, भाई को भी, तो आज सभी लोग रोते हुए जा रहे थे कि एक माँ अपने बेटे को त्याग रही है, ऐसे लोग रो रहे थे। तो अब दोनों गए हॉस्पिटल में, अब जाके थी मंगू के भाई मंगू को एडमिट करा दिया, और मंगू की माँ जाकर पूछ रही थी, क्या पूछ रही थी, जाकर पूछ रही थी कि अरे जाकर देख रही थी कि क्या यहाँ पे नर्स उस अच्छी है, क्या पता देखभाल करे कि नहीं। वो सिखा रही थी कि नर्स देखिएगा ये रात को ना उड़ती नहीं है बिछावना, जब पेशाब सब करे तो बदल दीजिएगा, क्या पता आप बदलोगे कि नहीं, ऐसे करके वो बोल रही थी, सिखा रही थी। तो नर्स ने बोली नहीं नहीं माँ जी आप टेंशन ना लें, बिल्कुल मैं अपने बेटी की तरह से पालूंगा, बहन की तरह पालूंगा, नो मेंशन, ऐसे डॉक्टर बोला। वो जैसे कि तो तभी घबरा जाती थी मंगू की माँ। तो डॉक्टर ने आकर बोला कि सुनिए सुनिए, जैसे आप ये समझिए ना कि आप हॉस्पिटल में छोड़कर नहीं जा रहे, बल्कि अपने बेटे के घर जा रही है छोड़कर, यानी कि बेटा अपने बेटे के घर जा रही है छोड़कर, ये सांत्वना दिया मंगू की माँ को। और क्या हुआ, यहाँ से वो लोग छोड़कर और चले आए, और ऐसे आकर दोनों रो रहे थे घर में आकर, मंगू की माँ और मंगू के भाई, कि मैं अपने बेटे को ढकेले आया। लेकिन इसके पहले
अब जो ढके लिया और आकर क्या हो रहा है, रोने लगी मंगू की माँ। और रोते रोते अंत में रोते रोते वो इतना मंगू की यादों में खो गई कि वो बोल रही है, क्या मैं थक चुका हूँ, क्या मैं थक गया हूँ, ऐसे बोलते बोलते और कहानी खत्म हो जाता है। तो पूछता है मंगू के बारे में, पूछेगा मंगू के चरित्र चित्र वर्णन करने का, पूछेगा मंगू के पूछेगा माँ कहानी का सारांश लेके, यानी पूरा कहानी लिख दीजिएगा छोटा छोटा, कि मंगू थी, पागल थी, उसकी माँ ऐसी थी, नहीं भर्ती करना चाहती, जैसे लिख दीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आई होप हमको लगता है कि आप समझ चुके हैं। लेकिन एक चीज़ हम छोड़ रहे हैं कि जब मंगू की माँ गई थी ना हॉस्पिटल में, तो उस समय ना एक पागल था और एक पागल थी, और मंगू को देखकर, या मंगू को नहीं मतलब वो देखकर बोले कि नर्स मैं मुंह नहीं धोया हूँ। तो मंगू की माँ बोली हो सकता है नहीं धोई, लेकिन मंगू की माँ देखी कर वो तो धो लिए, लेकिन झूठ बोली है। लेकिन फिर भी जो नर्स थी बिना मारे उस पागल को लाकर मुंह धोवाई, अच्छे से खाना वाना खिलाई। तो वो मंगू की माँ को थोड़ा सा विश्वास हुआ था उस समय, ये छूट रहा था। तो ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं। तो चलिए हम अगले पार्ट में चलते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मुझे आशा है कि आप 3 चैप्टर आसानी से समझ चुके हैं। हम चौथे चैप्टर लेकर चले आए हैं, आसानी से बताएंगे इसमें भी कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिएगा चौथा चैप्टर का नाम है नगर। नगर कौन लिखा है? सुजाता। और सुजाता किस भाषा में लिखा गया है बताइए, एक बार ट्रिक लगाइए, दिमाग में लगाइए। नगर किस भाषा में? तमिल भाषा में लिखा गया। क्यों भाई? नगर के लोग दारू पी के तिलमिलाते हैं, याद रखिएगा। और सुजाता नाम की लड़की रहती थी जो कि दारू पी के ऐसे ऐसे डुलती थी, तिलमिलाती थी, याद रखिएगा ट्रिक। और देखिएगा सुजाता के बारे में पढ़ते, सुजाता का पूछता है वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन। जैसे कि मास्तिक वेंकटेश अयंगार था ना उनका, श्रीनिवास जी का वैसे नाम वास्तविक, वैसे इनका भी नाम है। वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। अब देखिएगा इनका जन्म कब हुआ? 3 मई 1935 ईस्वी में। अनुवाद कौन किया? तमिल से हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी में पढ़ रहे हैं। हिंदी में अनुवाद किया के ए जमुना, याद रखिएगा। ये बार बार पूछता ऑब्जेक्टिव में, मैं शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ तो ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि वीडियो भी शॉर्ट हो जाए और जल्दी आप समझ जाए। ये लिख लीजिएगा नोट में। वल्लियामाल, देखिएगा कहानी क्या स्टोरी है। नगर का एक कहानी है, नगर का कहानी है। जैसे कि एक मतलब औरत थी जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, गाँव की लड़की, गाँव की औरत थी, उसका नाम था वल्लियामाल था। तो पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वल्लियामाल की एक बेटी थी जिसका नाम था पंपाती 12 वर्ष की थी। उसे क्या हुआ था? बुखार हुआ था, मेनिंजाइटिस बुखार हुआ था। वो 18 नंबर कमरा में चली गई, यानी उसे बता रहे हैं आगे की कहानी। ये याद रखिएगा, उसका बेटी का नाम था पंपाती, बुखार हुआ था, 12 वर्ष की थी, याद रखिएगा, नगर का सुजाता में। तो वल्लियामाल थी, वो बेचारी क्या थी? पढ़ी लिखी नहीं थी। और वो गाँव में क्या हुआ कि देखिए कि गाँव में बहुत सारे बीमारी ठीक करने वाले डॉक्टर हैं, लोग जाके सरकारी में इलाज करे, लेकिन इलाज नहीं हो पाया। उसने इतना खतरनाक बीमारी हो गया था इसको, बुखार, इतना मेनिंजाइटिस बुखार हो गया था, नया केस था ये। डॉक्टर ने रेफर कर दिए कहाँ? नगर में जाइए, नगर में, यानी कि बड़े कहाँ जहाँ होता है ना नगर हमारा होता है, जहाँ की शहर में। तो इस शहर में गई लेकर किसी तरह, तो शहर में गई तो वहाँ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ क्या लगाएं, बेचारी भटक गई। पुर्जा लेकर आई, जाकर डॉक्टर के पास जमा की, तो साइन कराना है, निवास लगाना है, कितना पैसा कमाना है। तो बेचारी ये कह रही है कि मैं 2 किलो थी बाजरा कमाता हूँ, ऐसे बोल रही है। उसको क्या समझ में आ रहा है? बेचारी ये तो पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव की थी। तो अब ये क्या हुआ? अब अपने बेटी को छोड़कर गई थी, सब वो वेरीफाई करने के लिए गई थी अपना पुर्जा। तब तक क्या हुआ? बड़ा हॉस्पिटल था, बेचारी ये भूल गई और वो गई नहीं वेरीफाई करने के लिए। तो जो वहाँ का जो मैनेजर बैठा हुआ था कर्मचारी, 48 नंबर कमरा में इसको भेजा था। ये कभी पूछता है तो इसलिए मैं लिख दिया, 48 नंबर कमरा में भेजा। और बेचारी गई, जा रही थी, लाजे नहीं बोल रही थी, चली आ रही थी। तो किसी ने पूछा और ऐसे करते करते उसका टाइम पास हो गया। जब सांझ हो गया तो वो बाहर आई, और जैसे बाहर आई दूसरे गेट से ही भागी, मेरा बेटी क्या हो गया, छोड़िए, मैंने भले क्या हुआ, मतलब जमा उमा नहीं होगा। और बेचारी छोड़कर भागी आई बाहर। तब तक पता चला कि बाहर आई, तले गेट बंद हो गया अंदर से। अब उसकी बेटी पंपाती अंदर, वो तो दूसरा गेट से बाहर आ गई थी, क्योंकि बड़ा सा हॉस्पिटल था, सरकारी हॉस्पिटल था। अब वो क्या हुआ, बेचारे रोने लगी, बार बार बोल रही है खोलिए ना, जो कि यहाँ पे जो चौकीदार होते हैं। तभी उसने देखी कि अरे कोई पैसा देकर क्या कर रहा है, गेट खुलवा रहा है। ये भी पैसा दी, गेट खुलवाई और तुरंत अपने बेटी के पास गई और बोली कि नहीं। इसकी बेटी की आंख पीला हो गया था, यानी मरने के कगार पे हो गई थी। और बेटी के पास गई और भागे बोली कि मेरा जमा नहीं होगा, जाऊँगा मैं घर पर चेक कराऊंगा और मैं नारियल फोड़ूंगा, देवता उनको मैं भागूंगा और ठीक हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी, ठीक हो ही जाएगी। और लेकर चलिए घर, और यहाँ से कहानी समाप्त हो जाता है। तो इस कहानी में ये बताना चाह रहे हैं सुजाता जी कि गांव के लोग नहीं पढ़े लिखे रहते हैं, जब नगर में जाते हैं उनको बहुत सारी तकलीफें होती हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इनका ये सब पूछ देता है, क्योंकि छोटा कहानी है ये। और ये बेटी पंपाती है, ये बारिश के बारे में क्या हुआ ये पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। नगर सुजाता लिखे ये पूछ देता है। तो थैंक यू एवरीवन, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। शायद आप समझ गए होंगे इसके बारे में, नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से समझाएंगे आपको सीता के बारे में इसके बाद में। थैंक यू, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे आशा है कि आप 4 चैप्टर आसानी से समझ चुके हैं, तो हम 5वां चैप्टर आसानी से विस्तार करेंगे और इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। और ये शानदार, इससे
इससे बार बार पूछता है, इससे बार बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में 2 नंबरिया या 5 नंबरिया में। और याद रखिएगा हर चीज़ का 5-5 नंबर में कहानी पूछता है, सारांश लिखिए, यानी शुरू से अंत तक कहानी छाप दीजिएगा जैसे हम समझाए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, नंबर आ जाएगा। देखिएगा इस पाठ का नाम है धरती कब तक घूमेगी, लिखा कौन है, सांवरदैया। और किस भाषा में लिखा गया है बताइए, अपने ट्रिक लगाइए, धरती कब तक घूमेगी, सांवरदैया। दैया रे दैया बोलते हैं, ट्रिक याद है कि जब धरती घूमती है हम तो क्या बोलते हैं, दैया रे दैया। और किस भाषा में लिखा गया है, राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। और याद रखिएगा राजस्थानी से हिंदी भाषा में क्या किए हैं, अनुवाद स्वयं कवि ने किए हैं, यानी सांवरदैया ने खुद राजस्थानी से हिंदी में किए हैं, यानी कि वो राजस्थानी भाषा भी जानते थे और हिंदी भी भाषा भी जानते थे। और किस भाषा में लिखा गया, राजस्थानी। ट्रिक क्या था, यानी धरती कब घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, यानी सांवरदैया, दैया कहते हैं लोग, यानी धरती घूमती है, तो ये ट्रिक याद रखिएगा। राजस्थान के बारे में, धरती अधिकतर राजस्थान के बारे में बात करता है। प्रमुख कहा क्या थे, कहानीकार थे राजस्थान के ये सांवरदैया, ये ट्रिक याद रखिएगा। और सीता इसमें देखिएगा, इस कहानी में बताया जा रहा है एक माँ के बारे में। इस कहानी में यानी धरती कब तक घूमेगी, ये कहानी के बारे में बताया जा रहा है कि एक माँ जब अपने बेटे, जब 2-4 बेटे हो जाते हैं उसके, तो कैसे कैसे एक दूसरे को चेंज करके खाती है, उसको अच्छा नहीं लगता है, कैसे वो अपने आप को फील करती है, लगती है कि धरती कब तक घूमेगी, यानी कि वो कब तक ऐसे ऐसे करके खाएगी, इस पे ये आधारित है। तो आइए हम चलते हैं। वो सीता थी, वो माँ क्या थी, सीता थी। सीता के 3 पुत्र थे, याद रखिएगा कितने पुत्र, 3। बड़ा लड़का का नाम था कैलाश, बीच वाला का नाम था नारायण और छोटा का नाम था बीजू। बड़ा लड़का का नाम कैलाश, नारायण, बीजू, याद रखिएगा। कैलाश की पत्नी के नाम राधा, नारायण की पत्नी के नाम भौरी और बीजू के पति के नाम पुष्पा, याद रखिएगा, ये बार बार पूछता है ट्रिक में। कैलाश की पत्नी के नाम राधा, नारायण की पत्नी के नाम भौरी, नारायण भौरी करते हैं ना, ऐसे देखते हैं आप नारायण की मूवी देखे होंगे, नारायण वाला ऐसे भौरते रहते हैं, चारों बगल भौरी करते रहते हैं, याद रखिएगा। नारायण की पत्नी के नाम भौरी। बीजू, पुष्पा, बीज बोते हैं तभी पुष्प होता है, यानी फूल फड़ता है। कैलाश कौन है, राधा मानिए, राधा अपने मतलब राधा ही ना शिव के रूप है, तो कैलाश पर्वत पे रहती है राधा, पार्वती के रूप में, ऐसे याद रखिएगा। तो आई होप आप याद कर चुके हैं। तो देखिए अब कहानी हम समझाते हैं। सीता थी और सीता के 3 पुत्र अभी बता दिए, कैलाश, नारायण, बीजू। और क्या हुआ ना कि एक दिन की बात है कि जब सीता बैठी, सीता के पति मर चुके हैं, तब ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं, तीनों उसका लड़का। तो बोल रहे हैं कि सीता को बोल रहा है, कैलाश बोल रहा है चाय पीते हुए कि अरे नारायण, बीजू, मैं ही माँ की ठिका लिया हूँ खिलाने के लिए, तुम लोग भी तो खिलाओ। तो उन लोग तीनों ने आपस में बात किया और बोला कि ठीक है माँ क्या करेगी, ठीक है भैया। वो सब ये दोनों बोले, नारायण और बीजू बोले कि ठीक है भैया, जो कैलाश से बोले कि ठीक है भैया, माँ है हम लोग की 1-1 मंथ खाएगी और क्या करेंगी, 1-1 मंथ सब में खाएगी बारी बारी से। तो अब क्या होता था ना कि ऐसे ही देख रही थी, जैसे ही सुनी सीता की आ रही तो हमें एक सबके मंथ खाना होगा, ऐसा लग रहा है कि किसी के पास पैसा नहीं है जो कि अपने माँ को हमेशा खिला सके, उसको ऐसा लगा। और तभी देखी ना कि कुछ बच्चे खेल रहे थे कि माई आगे दे, माई में आगे दे, इधर उधर जा कर, तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं भी वैसे ही खेल रहा हूँ, एक सबके घर 1-1 महीना, ऐसे लग रहा है उसको। और सुनिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जब सीता जिसके घर छोड़ती थी उसके बच्चे नाराज हो जाते थे, लेकिन जिसके घर छोड़ती थी, यानी एक घर से दूसरे घर जाती थी, तो जिसके घर जाती थी उसके माँ बाप क्या हो जाते थे, नाराज, यानी कि फिर आ गई बोझ। लेकिन उसके बच्चे खुश रहते। बच्चे क्यों खुश होते थे, क्योंकि सीता जाती थी तो बच्चों के साथ खेलती थी और बच्चे खुश होते थे, दादी में खाते हैं, दादी में खाएंगे, इसलिए खुश रहते थे। लेकिन माँ क्या हो जाती, माता पिता नाराज हो जाते थे। लेकिन जिसके घर छोड़ती थी बच्चे ना खुश और माता पिता खुश हो जाते थे। तो ये बात पूछता है कि जब सीता एक घर से दूसरे घर जाती थी बच्चे क्या होते थे और माँ बाप पे क्या प्रभाव पड़ता था, बोल दीजिएगा। जिस घर जाती थी माँ बाप नाराज हो जाते थे और बच्चे खुश, और जिसे घर छोड़कर जाती थी बच्चे नाराज और माँ बाप खुश हो जाते थे। ये ट्रिक पूछता है। फिर क्या होगा कि कुछ दिन बाद ऐसे करते करते उसने सोचा, फिर तीनों ने आपस में डिस्कस किया, बोला कि ऐसे कब तक चलेगा, हम लोग में झगड़ा चल रहा है। और याद रखिएगा ना, ये जो तीनों है ना, पतोवा इनका, ये सीतवा का, वो कौन एक दूसरे को देखना नहीं चाह रही है, अपने बच्चों को, कौनों के नहीं, एक दूसरे झगड़ा करती रहती है। अब बेचारी, अब क्या हुआ कि बाद में डिस्कस की, ठीक है हम सभी लोग 20-20 रुपया देंगे माँ को, कुल मिलाकर 60 रुपया हो जाएगा और ये आपस में अपनी ये अलग किन के खाएगी। अब सीता को बहुत बुरा लगा और बोले कि इससे अच्छा है कि मैं काम करके ही खाता हूँ, कौन मर्जी है मुफ्त में खिलाते हैं, इसके बच्चों लोगों को मैं नहलाता हूँ, पिलाता हूँ, धुलाता हूँ और मैं अच्छे से काम करता हूँ, तब ना मुझे खाना देते हैं, ऐसे थोड़ी दे देते हैं। इससे अच्छा है कि मैं बाहर निकल जाऊँ, घर छोड़ दूँ। उससे अच्छा है कि धरती बहुत बड़ी है, आसमान बहुत बड़ा है, धरती बहुत चौड़ी है, मैं अच्छा है कि निकल जाऊँ कहीं और मैं अपना कमा कर खाऊंगा हाथ है। तो आके इन लोग भी काम करने से अच्छा है। तो क्या करिए, एक दिन बैठकर और घर छोड़कर चले गए। यहाँ से कहानी समाप्त हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन पूछता है वाला कि जो धरती
धरती कब तक घूमेगी में ये पूछता है कौन लिखा है, किस भाषा में लिखा गया है, कितने बच्चे उनके, क्या कितने सीता के कितने पुत्र थे, कौन कौन थे, उसकी पत्नी क्या नाम थी, ये पूछता है। और एक कहानी पूछता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि सीता जब किसी के घर जाती तो बच्चे नाराज हो जाते थे, अति माँ बाप नाराज होते, बच्चे खुश क्यों भाई, ये तो बता दीजिएगा, ठीक है, कि खेलते थी बच्चों के साथ इसलिए खुश हो जाते थे बच्चे। थैंक यू एवरीवन। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ शानदार ही लेकर आऊँगा। मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो हमसे जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू अंत तक देखने के लिए, वेलकम।